दिवस तो 14 अप्रैल को होता है, पर पूरा महीना, और ये फसल की कटाई का भी मौसम है, तो पूरा महीना हम बाबा साहब की जयंती के तौर पर मनाते हैं बजाय किसी एक विशेष दिन के। और सारे साथियों ने कहा कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम नरवाना के अंदर भी अपने को करना है, ताकि सारे साथी गर्मी के इस मौसम में, फसल कटाई के इस मौसम में एक बार फिर इकट्ठे हो सकें, बाबा साहब की बातों से कुछ प्रेरणा भी ले सकें, कुछ बात जीवन में आत्मसात भी कर सकें। और आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आज धन्ना भगत जी की भी जयंती है, तो मैं आप सबको सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन, वंदन, आपको नमस्कार करता हूं। अजीज आदित्य ने हम सबको ये बताया कि ये नीला रंग बाबा साहब को क्यों प्यारा था। आज भी आपने देखा बहुत सारे साथियों ने नीला रंग का वो पटका पहना। हम सबने बाबा साहब की मूर्ति के आगे शीश झुकाया, दिया जलाया। जैसा छोटे भाई सतबीर दवलैंड कह रहे थे, क्या ये काफी है? 135 साल के बाद आज वो महापुरुष इतना प्रासंगिक क्यों है? उनकी बात, उनकी शिक्षा, उनके रास्ते को दोबारा याद रखने की जरूरत क्या है? क्योंकि एक कड़वा सत्य ये कि हमारे देश में 5000 साल तक छुआछूत की प्रथा थी। एक कड़वा सत्य ये भी कि इंसान दूसरे इंसान को छूने से कतराता था, और ये प्रथा भी थी कि अगर दलित समाज के आदमी को छू लेते थे तो उसके बाद कई लोग ये कहा करते थे कि स्नान करने की आवश्यकता। एक प्रथा यह भी थी कि रूढ़िवादिता की उस प्रथा के चलते गरीब समाज के लोगों को रविदासिया, वाल्मीकि, धानक, सेंसी, दूसरे समाज, उनको कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, बर्तन अलग अलग रखा करते थे। आज टूट गई 75 साल के बाद। पर याद करिए, जब महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अंबेडकर ने रूढ़िवादिता और अंधकार के खिलाफ संघर्ष का एक बिगुल बजाया था, तो वो अकेले अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो हमारे अपने समाज को सुधारने की लड़ाई भी थी। अगर कोई गलत राह जा रहा हो तो उसको सही राह बताना हम सबका कर्तव्य है। और अगर आदमी अपना राह ठीक कर ले, रास्ता ठीक पकड़ ले, तो उसमें कोई बुराई नहीं। और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए मिलकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन सब ने मिलकर यह फैसला किया कि जब हिंदुस्तान का नया संविधान लिखेंगे तो उसकी जिम्मेवारी बाबा साहब अंबेडकर को देंगे। वो तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, तो कोई दूसरे को क्यों देता? आप मुझे बताओ। संविधान बनाना हो देश का, आपने 100 साल संघर्ष किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्हें आजादी मिली, देश को आजादी मिली, पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने निर्णय किया कि कांग्रेस के आदमी से इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब को वहां से चुनकर लेकर आएंगे, और उसके बाद उन्हें देश का कानून मंत्री बनाएंगे और संविधान सभा में कानून बनाने की जिम्मेवारी भी उनको देंगे। इसलिए कि हजारों साल की रूढ़ियां, बेड़ियां तोड़नी थी, और संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने वो रूढ़ियां और बेड़ियां तोड़ दी, जिसमें रविदासिया समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, सेसी समाज हो, धानक समाज हो,
अन्य न जाने कितनी और संख्या के समाज हैं, छोटे और बड़े, बड़े समाज यही, जिनका भेदभाव हमेशा के लिए मिटा दिया। अब सवाल यह है कि फिर 75 साल के बाद बाबा साहब की जन्मोत्सव पर हमें ये फंक्शन करने की क्या जरूरत है? एक तो है शीश झुकाने का, शीश झुकाया घर जाओ। तो तुम रणदीप क्यों कर रहे हो फंक्शन, सतबीर तुम क्यों कर रहे हो? ये हमसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब ने जिन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने जिस संविधान के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उस संविधान पर दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों ने हमला बोल रखा। संविधान में गरीबों को आरक्षण का अधिकार दिया ताकि 5000 साल की जो उनके साथ जाति थी उसकी बराबरी की जा सके। बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद नहीं आती, मुझे मालूम है, पर यह भी सच्चाई है कि एक बच्चा जिसको पूरा भोजन प्राप्त ना हो और एक बच्चा जो बचपन से दूध पी के तकड़ा हुआ, वो दोनों बराबर दौड़ कैसे लगाएंगे? इसलिए संविधान ने आरक्षण का प्रावधान किया ताकि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को भी बराबर का अधिकार दिया जा सके। आज के जो सत्ता के हुक्मरान हैं, बीजेपी और आरएसएस के, वो उस आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं। आज कटकड़वा सत्य ये। भूषण जी बैठे एक दिन, उन्होंने मुझे एक सवाल किया, 4-5 हफ्ते पुरानी बात हो, कैसे तोड़ सकते हैं संविधान? वो तो बन गया, ठीक बात थी। एक दिन ईश्वरनारायण भी मुझे ये कह रहा था, भाई साहब आप क्यों लगे बोलो, संविधान तो बन चुका, इसको तोड़ कैसे सकते हो? मैं बताऊं कैसे तोड़ सकते हो। ये सबसे पहले संविधान में जो सबसे गरीब हैं, ये उनके अधिकार तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बताता हूं जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने इससे पिछले बिहार के चुनाव में कहा था। उन्होंने कहा आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, यानी तोड़ दो, एससी बीसी एसटी का अख्तियार छीन लो। यहां शायद अमनदीप कह रहे थे 2000 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, लगभग 68-70 साल के बाद। सबसे पहला काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार ने किया, संविधान समीक्षा आयोग बिठा दिया, यानी इस पर पुनर्विचार करना, यानी तोड़ना है। सोनिया गांधी जी उन दिनों कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था हिंदुस्तान का। हमने बहुत बड़ा आंदोलन रचा और उनको कदम पीछे खींचने पड़े। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में आज देश और हरियाणा की सत्ता हथिया ली, जिन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा भी निकाली थी और पुतले भी फूंके थे। मैं आपको तारीख बताता हूं। आजकल तो ये टेलीफोन पे सब ले रहे हैं ना, ये पकड़े खड़े हैं डॉक्टर, इस पे आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। 12 दिसंबर 1949 को बीजेपी के जो पितृ संगठन है, जनसंघ और आरएसएस, उन्होंने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बाबा साहब का पुतले को आग लगाई। क्यों? क्योंकि महिलाओं और गरीबों को बराबर का अधिकार देने का कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर लेकर आए, इसलिए उनके पुतले फूंके थे दोनों के, बाबा साहब अंबेडकर का भी, जनसंघ और आरएसएस ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी, और उनकी शव यात्राएं भी निकाली जिंदे होते हुए। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था, जब शैलजा जी यहां से बढ़ी, तो याद करिए बीजेपी के लोग कहा करते थे 400 दे दो हमें, अब की बार हम संविधान बदल देंगे। लोगों ने ऐसा इलाज बांधा उनका, इकट्ठे होकर गरीबों ने पता ही नहीं चलने दिया। 240 पे लिया है, बैसाखियों के सहारे खड़े, जो 30-40 और गिरा लेते तो ये बात बन गई थी। 30-40 की कसर रहेगी पंडित जी, इससे ज्यादा की नहीं रहेगी।
40 एक सीट और कम हो जाती तो बात बन गई, परंतु लोगों ने निर्णय करके बताया। और ये सतबीर भाई कहने लग रहा था 17 दिसंबर 2024 को हम तो वहीं बैठे थे, हमने विरोध किया सबसे पहले। अमित शाह आज बीजेपी के मालिक तो वही है। पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और जितने हमारे और साथी कांग्रेस के अध्यक्ष आज दलित समाज से हमारे बुजुर्ग हैं, एक गरीब समाज में पैदा हुए, आप सबकी तरह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनको कहते हैं क्या, अंबेडकर 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 चलाते, इतना भगवान का नाम लेते तो आपको 10 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। ये आज भी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों, उनके लोगों की सोच के विरुद्ध है। साथियों, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे कहते कहते 1509 में बना गुरु रविदास के मंदिर पे बुलडोजर चला दिया था 5 साल पहले। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट गया मैं पंडित जी, तुगलकाबाद के अंदर दिल्ली में, और फिर वहां से हम रिस्टोर करवा के लाए, मंदिर तोड़ ही दिया। कल परसों जैन समाज का तोड़ दिया। हमारे जो जैन समाज के जय जैनेन्द्र के से जिन जैन समाज तो सबसे शांति प्रिय है, वो तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, वो तो कीड़ी को भी अगर मिल जाए तो रास्ते में टल के निकल जाएंगे। उनके मंदिर पे भी जैन समाज के बुलडोजर चला दिया बंबई में, जो सबसे पुराना उनका मंदिर, सदियों पुराना। हमारे एक और साथी है टीकाराम जूली, ये राजस्थान में विपक्ष के नेता है दलित समाज से। वो मंदिर चला गया 2 हफ्ते पहले अलवर। सब जाते हैं, राम जी के, हनुमान जी के, सीता मां के मंदिर जहां होगा सब मत्था टेकने चले जाते, वो भी चला गया। बीजेपी के लोगों ने उस मंदिर को धोया गंगा जल लाके, बोला ये हरिजन है, ये मंदिर में चला गया, हमारा मंदिर दूषित हो गया। इनकी सोच आज भी यही है। गरीब की पर्ची लेनी हो तो ये गरीब से खसेंगे, नहीं तो इनकी सोच जो है वो गरीब विरोधी। और इनके तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये वही आदमी है, एक एससी समाज की जाति है, मुशाहर बोलते हैं उसे, वो वहां चमड़े का काम करते हैं यूपी में। वो मिलने चले गए, बोला ना मैं मिलूंगा नहीं, पहले इनके साबुन से नहलाओ, फिर इन पे इत्र छिड़कवाओ, फिर मेरे पास लेके आओ। जो 5000 साल पहले किया करते थे लोग, इन लोगों की मानसिकता और सोच साथियों आज भी वही है। ये आज भी गरीब को उसी नजरिए से देखते हैं। अगर पर्ची का अधिकार ना हो ना गरीब के पास, ये सबको बाहर निकाल दें देश से। ये तो इसलिए टॉलरेट करते हैं कि हमारे पास पर्ची का अधिकार है गरीबों के पास। अगर गरीबों के पास, दलितों के पास पर्ची का अधिकार ना हो तो ये बिल्कुल बाहर निकाल दो। सतबीर भाई बात कर रहे थे कि नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियां तो जा चुकी। समाज के बहुत सारे नौजवान यहां खड़े, सामान्य वर्गों के नौजवान भी यहां आए। मैं आज आपसे कहता हूं, हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी, अब 6 साल हो गए। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी, 6 से 7 साल हो गए। आधी तो रिजर्व है, आधी जर्नल है। सही है मेरी बात? आधी तो एससी बीसी की है। बर हो ही ना, अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। न जर्नल वालों को देनी, न रिजर्व वालों को देनी, बर हो मत, खाली रखो। यही तो कर रही है बीजेपी। जब चुनाव आएगा कौशल निगम की नौकरियां निकाल देंगे 1 लाख, सारे बालक पीछे हो लेंगे, 40-50 लाख अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उनको निकाल देंगे जैसा अब करने लग रहे हैं नायब सैनी। 30 लाख नौकरियां भारत सरकार में खाली हैं, 15 लाख तो एससी-बीसी की हैं, 15 लाख जनरल की हैं। सब बहुमत आरक्षण अपने आप खत्म, दिए जाओ आरक्षण, कागज पे लिखे करांगे, लिखवा के। 10 साल में
23 फैक्ट्रियां बेच दी 4 लाख करोड़ से नरेंद्र मोदी जी ने। बीजेपी ने 23 फैक्ट्री बेच दी सूरज 10 साल में। 4 लाख करोड़ भारत सरकार ने कमाए। उन 23 फैक्ट्रियों में 2 लाख कर्मचारी तो काम करता होगा। उन 2 लाख में आधी नौकरियां तो रिजर्व थी। जिस दिन वो फैक्ट्री आप अडानी और अंबानी को बेच दोगे उसके बाद रिजर्वेशन खत्म। जब फैक्ट्री बेच दी वो सरकारी रही नहीं तो आरक्षण भी अपने आप चला जाएगा। फिर किसी को नहीं मिलेगा, फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी नहीं मिलेगा, जनरल बड़ों को किसी का आरक्षण नहीं रहा। और इतना ही नहीं, एक काम ये और करने लग रहे, उसको क्या कहते हैं, ठेकेदारी। अंग्रेजी में अगर कहो तो उसको कहते हैं HKRN। आज ही RTI का जवाब आया है मलिक साहब, सर चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया HKRN एक ठेकेदारी कंपनी है। उन्होंने कहा भाई क्या है हमारी, बताओ तो सही। किसी भाई ने, पत्रकार साथी ने पूछ लिया है RTI में, तो उन्होंने लिख के दिया चीफ सेक्रेटरी ने कि एक ठेका कंपनी है। ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग से बच्चे लगाओ, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। HKRN में कोई आरक्षण नहीं, कोई SC BC के लिए जगह नहीं, आउटसोर्सिंग में कोई नहीं है, ठेकेदारी में कोई नहीं। पक्के लगाओ मत, आरक्षण अपने आप खत्म। तो आगे छटाने की जरूरत ही नहीं, ना संविधान खत्म, अपने आप ही कर दो संविधान। तो ये संविधान को खत्म कर रहे। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक तरफ ये नौकरियां नहीं भरते, दूसरी तरफ जो गरीबों को बजट मिलता था वो बजट भी खत्म कर रहे। मैंने 10 साल का बीजेपी सरकार का केंद्र का बजट निकाला, 2019-20 से 2023-24 तक, मैं आपको लिख के भी भेजा। तो पता चला कि जो SC समाज को, BC को नहीं, BC के अलग है, SC समाज को दिया जाने वाले पैसों में से 67,037 करोड़ खर्चे नहीं करा, हो गया खत्म अपने आप। मैं इसको कह दूं भाई 1000 रुपये ले लेकर देवला देने दवाने को कुछ नहीं है, रखूंगा अपनी गोद में, फायदा क्या। SC समाज के जो पैसे बजट में भी मिलते हैं ये उनको खर्च नहीं रहे। भारत की सरकार ने 10 साल में 67,000 करोड़ रुपया दिया ही नहीं, 5 साल में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है SC समाज के लिए, कांग्रेस ने शुरू की थी, 6500 करोड़ उसका नहीं दिया, खर्च ही नहीं किया। 6,493 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया। एक स्कीम बना दी PM अजय, आपको पता मोदी नाम गढ़ने में तो तेज है, ऐसे ऐसे नाम गढ़ेगा सारे पत्रकार भी बावड़े हो जाएं, लोग भी हो जाएं। PM अजय, हमने कहा भाई क्या है हमारी, ये तो बता दे। तो बोला ये है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ऐसा नाम रख देगा किसी के पल्ले ही ना पड़े। मैं फिर उसका बजट निकाला, उसके बजट में से भी प्रधान जी 5,101 करोड़ खर्चे नहीं करे। बजट लिख देते हैं, तालियां पिटवा लेते हैं, दिन दे नहीं अगलों की। रोटी खाने से पेट भरेगा ना, रोटी दिखाने से पेट तो नहीं भर सकता। और इतनी बात ही नहीं है, हरियाणा सरकार का भी फिर मैं चिट्ठा निकाला, मैंने कहा अगर ये दिल्ली वाले कर रहे हैं तो ये भी कर रहे होंगे पक्का। 2014-15 से 2023-24 तक हरियाणा में तो बजट दिन दे नहीं SC को, पहली बात तो 300-400 करोड़ का तो बजट दे उन्हें मुश्किल से। उसमें से भी 10 साल में 2,139 करोड़ खर्चे नहीं करे। फाड़ लो, किसकी पूंछ फाड़ेंगे, क्या करें। गरीब का अधिकार खत्म। गरीब के अधिकार पे अगर डाका डालना हो, चोरी करनी हो तो उसका बजट दो और उसका पैसा दो ही मत। एक आपको मैं और कमाल की बात बताता हूं, हमारे यहाँ 10 साल में 1 जनवरी 2013 से 30 नवंबर 2023 तक SC समाज के 9,43,000 बच्चों को वजीफा की राशि नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा, RTI में लिख के लिए हुए।
9,43,000 और बालक कितने हैं हमारे यहाँ? 25 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनमें से आधों को आपने वजीफे की राशि नहीं दी जिन्होंने अप्लाई किया। 9,43,605 बच्चों को सरकार ने जवाब दिया कि हम स्कॉलरशिप की राशि नहीं दे पाए एससी समाज को। और जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके 50% पैसे खर्चे नहीं करेंगे। कैसे चलेगा दलित समाज? क्या ये सपना है क्या बाबा साहब का जो हम पूरा कर रहे हैं? जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के बंदे हैं, जो बाबा साहब के चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनका आरक्षण छीन लो, उनका पैसा छीन लो, उनके अधिकार छीन लो, उनके संवैधानिक अधिकार छीन लो, उनका बजट छीन लो, फिर बच क्या गया? इसीलिए 135वीं जयंती पर हमने लिखा संविधान तो बचाओ पर अधिकार भी बचाओ। 2013 के बाद एक लाइन टप्पा और कह के मेरी बात को खत्म करूंगा। दलितों पे जो अत्याचार देश में हो रहे हैं उनमें 43% बढ़ोतरी हुई है। ये तो आंकड़ा है, पर हो क्या रहा है? हर रोज इस देश में 157 दलितों पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज होते हैं। यानी जितनी देर में आप बैठे हो 5 दलित शिकार हो चुके हैं। फरीदाबाद में जब ये सरकार आई 2015-16 में, तो याद करिए 2 दलितों के बच्चे जिंदा जला दिए। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो शायद दर्द हो। इनकी मानसिकता आज भी है। ये हमारा मुकाबला आज भी जानवरों की तरह करते हैं। आप याद करिए हाथरस और उन्नाव के अंदर इनकी सरकार दिल्ली में, इनकी सरकार यूपी में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो रातों रात वहां पहुंच जाते हैं, पर ये उस दलित बेटी को हिंदू संस्कार के अनुसार संस्कार की इजाजत भी नहीं देते। रात को पुलिस जाके पहुंचाती। लखीमपुर खीरी के अंदर पिछले महीने जिस प्रकार से हमारी 2 बेटियों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार हुआ, मैं इस मन से नहीं कह सकता। दूर क्यों जाते हो? मैं आपको अपने हरियाणा के 3 उदाहरण बताता हूं। संगीता कालिया आज भी एक IPS ऑफिसर है, हमारे समाज से हैं, दलित समाज से। इनके एक मंत्री ने फतेहबाद में जब वो IPS थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्यों? वो शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसका इतना ही कसूर था, महिलाएं उत्पीड़ित थी, महिलाओं के हक में वो बोल रही थी। आज तक उसको ठीक पोस्टिंग नहीं दी। 10 साल बीत गए, बेइज्जत किया, मेरे सिवाय कोई नहीं बोला। आज भी उस संगीता कालिया को इसलिए खुदे लाइन लगा के रखा गया कि वो एक दलित अधिकारी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, उसका और नुकसान ना हो, पर मुझे कहना पड़ा। विशंबर दास वाल्मीकि बीजेपी का MLA था इससे पिछली विधानसभा में। जब संविधान दिवस मनाते हैं तो क्या वाल्मीकि समाज के आदमी को संविधान के सम्मान में स्टेज पर बैठने का अधिकार नहीं? परंतु मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी के उस MLA को स्टेज से धक्के मार के उतार दिया गया। कोई बीजेपी का आदमी बोला? वो रोया, फूट फूट कर रोया वो विधायक। संतोष सारवान चौहान, गोवर्धन दास चौहान जी की बेटी, बीजेपी की MLA थी पिछली बार अंबाड़ा से, मुलाना से। उन्होंने लिखित बयान दिया कि बीजेपी के गुंडे मुझे जान से मारना चाहते हैं, अगवा करना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा मंत्री पद भी चला गया। इनकी पार्टी में अगर रहना है तो गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। बीजेपी का ये सिस्टम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों,
मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब और उनकी लड़ाई आज और ज्यादा प्रासंगिक है। और ये लड़ाई अकेला रणदीप नहीं लड़ सकता, अकेला सतबीर दबलैंड नहीं लड़ सकता, अकेला संदीप लोट नहीं लड़ सकता, अकेला किताब सिंह प्रेमी नहीं लड़ सकता, अकेला नरेश नहीं लड़ सकता, अकेला प्रवेश नहीं लड़ सकता, अकेला अमनदीप नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हमारी अकेलों की नहीं, हमारी तो है। और इसलिए मैं आज बाबा साहब की इस 135वीं जन्मोत्सव पर, जयंती पर एक संकल्प लेते हैं कि चाहे जान चली जाए, संविधान पर हमला नहीं होने देंगे, ना इसको बदलने देंगे। जब तक खून का एक कतरा है, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल लड़े, मौलाना अबुल कलाम आजाद लड़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लड़े, जिसके लिए इतने सारे शहीद भगत सिंह लड़े, सुखदेव और राजगुरु लड़े। ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। और आइए आज अपने अपने घर, गांव और वार्ड में जब जाएं तो ये संकल्प लेकर जाएं कि ये बात आगे लेकर जानी है और इस बात से पूरे समाज को संगठित करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, जय भीम।